हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल के लिए ये मोनेरा जगत जो सामान्य विज्ञान में है उसका भाग 2 है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। प्रारंभ करते हैं, प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रारंभ करेंगे। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? ध्यान दीजिएगा, प्रोटिस्टा जगत जो है उसके अंतर्गत एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। प्रोटिस्टा जगत जो है, प्रोटिस्टा जगत में आते हैं एक कोशिकीय यूकेरियोटिक में भी एक कोशिकीय आते हैं और इसी में शैवाल संघ प्रोटोजोआ शामिल है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? तो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सेल आते हैं। शैवाल की जगत के अंतर्गत आते हैं, तो शैवाल जो है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। शैवाल जो है कि जगत के अंतर्गत आते हैं प्रोटिस्टा। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। अब नेक्स्ट है, किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? तो शैवाल थैलोफाइटा। किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहते हैं? तो थैलोफाइटा। एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? थैलस कहा जाता है। यानी थैलोफाइटा जो है थैलस से ही बना है और इसमें जड़, तना और पत्तियां जो है अलग कर पाना मुश्किल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? तो पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? थैलोफाइटा। सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं थैलोफाइटा के अंतर्गत। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं जो विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और ये विशेष रूप से पानी में पाए जाते हैं, जैसे मेराइन वाटर है, समुद्री जल, साधारण जल में और नदी में भी पाया जाता है, तालाब और झील में भी पाया जाता है। शैवाल किस प्रकार के पादप हैं? तो पर्णहरिम युक्त, संवहन उत्तक रहित, भ्रूण रहित, आत्मपोषित तथा सेल्यूलोज भित्ति वाले हैं। आत्मपोषित मतलब स्वपोषित हो गया या खुद अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अगला है, स्वपोषी शैवाल अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? तो स्वपोषी शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। शैवालों में उपस्थित वर्णकों के आधार पर शैवाल को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें क्लोरोफाइसी जो है, हरा शैवाल को कहते हैं क्लोरोफाइसी, हरा शैवाल हरे वर्णक। और नेक्स्ट है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी जो है लाल शैवाल है, लाल वर्णक। और फिमोफाइसी जो होता है भूरा शैवाल, ये भूरा वर्णक के कारण। शैवालों में खाद्य पदार्थ किस रूप में पाया जाता है? तो शैवाल जो होते हैं खाद्य पदार्थ को किस रूप में स्टोर करते हैं? तो स्टार्च के रूप में। किन पौधों का शरीर जड़, तना और पत्तियों में अलग नहीं होता है? तो एस्पायरोगैरा जो है, एस्पायरोगैरा का शरीर जड़, तना और पत्तियों में अलग नहीं होता है। जड़, तना और पत्ती को अलग कर पाना मुश्किल होगा एस्पायरोगैरा में। एस्पायरोगैरा क्या है? तो नील हरित शैवाल है। एस्पायरोगैरा जो है नील हरित शैवाल है, यानी हरा शैवाल का उदाहरण है। पाउंड सिल्क किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पाउंड सिल्क जो कहते हैं एस्पायरोगैरा को। एस्पायरोगैरा में जो है आप जड़, तना, पत्तियां अलग नहीं कर पाएंगे। ये जो है नील हरित शैवाल है और इसी को पाउंड सिल्क के नाम से जानते हैं। एस्पायरोगैरा को किस नाम से जानते हैं? पाउंड सिल्क के नाम से। एस्पायरोगैरा मुख्यतः किस प्रकार के जल में पाया जाता है? तो एस्पायरोगैरा जो है अस्थिर और स्वच्छ जल में पाया जाता है। एस्पायरोगैरा कहाँ पाया जाता है? अस्थिर जल होना चाहिए और साथ में स्वच्छ जल होना चाहिए। यूलोथ्रिक्स मुख्यतः किस प्रकार के जल में पाया जाता है? जो यूलोथ्रिक्स होते हैं मंद गति से बहने वाले स्वच्छ जल में। मंद गति से बहने वाले स्वच्छ जल में जो शैवाल पाया जाता है वो कौन सा है? यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल है? तो ऑप्शन में यदि यूलोथ्रिक्स है तो आपको नाम से पता चल जाएगा कि
कि ये शैवाल है, तो एक एक नाम पे भी ध्यान देते रहिए। यूलोथ्रिक्स क्या है? शैवाल है, मंद गति से बहने वाले स्वच्छ जल में पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास, ये क्या है? क्लेमाइडोमोनास भी एक शैवाल है। एक कोशिकीय हरित शैवाल है, एक कोशिकीय हरित शैवाल है। तो क्लेमाइडोमोनास ये है क्या? एक कोशिकीय है, ध्यान रखिएगा। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये दोनों क्या है? एक कोशिकीय हरित शैवाल है। और एक कोशिका में ये किसके अंतर्गत आएगा? यूकेरियोटिक के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, शैवाल के जनन तंत्र अस्पष्ट होते हैं, अतः इन्हें क्या कहते हैं? तो जिस शैवाल के जनन तंत्र अस्पष्ट होते हैं उसे कहते हैं क्रिप्टोगैम। शैवाल के जनन तंत्र अस्पष्ट होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम। कारा किस प्रकार का पौधा है? तो कारा जो है गैर संवहनी पौधा है और यह भी एक शैवाल है। कारा क्या है? एक शैवाल है। तो कारा किस प्रकार का पौधा है? गैर संवहनी पौधा है कारा। लाल बर्फ किस उपस्थिति के कारण लाल होती है? तो एक हरित शैवाल के कारण लाल बर्फ जो है किस उपस्थिति के कारण लाल होती है? तो एक हरित शैवाल के कारण, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस के कारण। तो लाल बर्फ लाल होता है किस शैवाल के कारण? क्लेमाइडोमोनास के कारण। और ये क्लेमाइडोमोनास जो है एक हरित शैवाल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बेला संगमों में एक रंजित डायनोफ्लैजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुण्यपुंज होते हैं। ये पुष्पपुंज क्या कहलाते हैं? तो लाल ज्वार कहलाता है, विशेष शैवाल डायनोफ्लैजेलेट के कारण। तो शैवाल जो है पूरे अभी संसार में आप देखेंगे तो लगभग 30,000 प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं। 30,000 प्रकार के शैवाल हैं, इसीलिए जो महत्वपूर्ण है उसको ध्यान रखिए। 30,000 प्रकार के शैवाल है। नेक्स्ट देखिए, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? प्रश्न कह रहा है कि महासागरों में जो मौजूद शैवाल की विशाल मात्रा है उस किसका अंतहीन स्रोत हो सकता है? यानी ऐसा स्रोत जिसका अंत ही न हो, यानी मीथेन का अंतहीन स्रोत हो सकता है। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? मीथेन का, यानी मीथेन का ऐसा स्रोत बन जाएगा जिसका अंत ही नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये महासागरों का शैवाल है जो मीथेन का अंतहीन स्रोत बन सकता है। नेक्स्ट है प्रमुख लाभदायक शैवाल। अब जो शैवाल हम लोगों के लिए लाभदायक है उसको देखते हैं। जैसे देखिए, पहला शैवाल है अल्वा। तो इसको तो ध्यान से आप नाम को सुनिए कि अल्वा क्या है। ऐसे पूछ लेगा कि अल्वा क्या है? शैवाल है, कवक है, जीवाणु है, इस तरह से दे देगा। तो फिर वहाँ पे आपको यदि पढ़ा रहेगा तो जाके आप बना पाएंगे। तो अल्वा क्या है? एक शैवाल है और इसको समुद्री सलाद के रूप में उपयोग किया जाता है। अल्वा क्या है? समुद्री सलाद के रूप में। अल्वा शैवाल जो है समुद्री सलाद के रूप में जापान में उपयोग किया जाता है। नॉस्टेक शैवाल जो है, ये नॉस्टेक शैवाल भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसे ध्यान रखिए, नॉस्टेक आपको लग रहा है, नॉस्टेक नाम से लग रहा है, नॉस्टेक मतलब नाश्ता कर रहे हैं। तो नॉस्टेक क्या है? भोजन के रूप में उपयोग होते हैं। कहाँ? चीन में। रोडोमेरिया एक शैवाल है, रोडोमेरिया ये तंबाकू के रूप में उपयोग होता है। तंबाकू के रूप में किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? तो रोडोमेरिया। और ये कहाँ पे? स्कॉटलैंड में, ध्यान रखिएगा। रोडोमेरिया एक शैवाल है जो तंबाकू के रूप में प्रयोग होते हैं। अल्वा समुद्री सलाद के रूप में जापान में। नॉस्टेक जो है भोजन के रूप में चीन में। और रोडोमेरिया जो है तंबाकू के रूप में स्कॉटलैंड में प्रयोग करते हैं। रोडोमेरिया तंबाकू के रूप में। अम्बलिकस जो है, अम्बलिकस एक शैवाल है जो खाने में उपयोग करते हैं। अम्बलिकस क्या है? एक शैवाल है अम्बलिकस जो है एक शैवाल है जो खाने के रूप में प्रयोग करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। नेक्स्ट देखिए, पोरफायरा जो है, पोरफायरा और नॉस्टेक भी भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। और पोरफायरा जो है, पोरफायरा ये भी भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं जापान में।
कोंड्रस, कोंड्रस जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोंड्रस किस रूप में? चॉकलेट बनाने में। पूछ लेगा कि चॉकलेट बनाने में किस शैवाल का प्रयोग करते हैं, तो कोंड्रस। कोंड्रस, तो कोंड्रस ऐसे ध्यान रखिए, चॉकलेट में क्या होता है? रस होता है। चॉकलेट में क्या होता है? रस। याद रखिए कि जब आप मुंह में रखेंगे तो उसमें रस आएगा, तो चॉकलेट में रस होता है, तो कोंड्रस का प्रयोग किया जाता है। कोंड्रस एक शैवाल है जिसका उपयोग चॉकलेट बनाने में किया जाता है, तो कोंड्रस, चॉकलेट बनाने में कोंड्रस का प्रयोग करते हैं। चारे के रूप में किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? सारगासम। सारगासम, गासम मतलब ये लग रहा है कि घास है, तो घास भी चारे के रूप में प्रयोग होते हैं, तो चारे के रूप में सारगासम। आइसक्रीम, तना, जेल, पौधों के संवर्धन, ये जो है अगर अगर इसमें प्रयोग करते हैं। आइसक्रीम बनाने में अगर अगर एक शैवाल है। कृत्रिम ऊन के रूप में, कृत्रिम ऊन के रूप में किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? जापान में किया जाता है खास करके कृत्रिम ऊन के रूप में सारगासम शैवाल का। ध्यान रखिएगा, कृत्रिम ऊन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सारगासम शैवाल का। नेक्स्ट है प्रमुख शैवाल और इसका उपयोग में कुछ बचा हुआ है, उसको देखिए। लेमिनेरिया एक शैवाल है जो आयोडीन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस शैवाल का उपयोग आयोडीन के रूप में किया जाता है, तो लेमिनेरिया। लेमिनेरिया। श्रृंगार प्रसाधन में, शैम्पू में, जूतों की पॉलिश में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है, तो केराड्रस। केराड्रस। और कोंड्रस जो था वो चॉकलेट बनाने में, ये केराड्रस है। तो केराड्रस ऐसे ध्यान रखिए, केराड्रस मतलब ड्रेस, ऐसा आपको नाम यहाँ से लग रहा होगा, केराड्रस से निकल के आ रहा है ड्रेस। केराड्रस से आप ध्यान रखिए ड्रेस निकल के आता है, और ड्रेस जब आप लगाएंगे तो श्रृंगार भी करेंगे, शैम्पू भी उससे पहले लगाएंगे, और जूतों की पॉलिश भी करेंगे। तो केराड्रस मतलब ड्रेस पहन रहे हैं तो श्रृंगार भी करेंगे, शैम्पू भी लगाएंगे और जूतों की पॉलिश भी करेंगे। तो केराड्रस यानी श्रृंगार प्रसाधन, शैम्पू, जूतों की पॉलिश आदि में किस शैवाल का प्रयोग करते हैं, तो केराड्रस। केराड्रस। अब अगला है नोस्टक। नोस्टक क्या है? एक शैवाल है। एनाबीना भी एक शैवाल है। तो ये दो ऐसे शैवाल है जिसका प्रयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण में करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नोस्टक तथा एनाबीना का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? नोस्टक तथा एनाबीना का। मलेरिया के उन्मूलन में किस शैवाल का उपयोग करते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मलेरिया के उन्मूलन में किस शैवाल का प्रयोग करते हैं, तो कारा एक शैवाल है, और साथ में एक नाइट्रेला है। तो नाइट्रेला और कारा शैवाल का उपयोग मलेरिया के रूप में करते हैं। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप, मलेरिया जो होता है, अब मलेरिया मान लीजिए, मलेरिया जो है ये कारा और नाइट्रेला, कारा और नाइट्रेला, तो यहाँ पे लॉ है और यहाँ पे भी ला है, तो मलेरिया नाइट्रेला, मलेरिया नाइट्रेला। तो मलेरिया के उन्मूलन में किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? कारा और नाइट्रेला। नोस्टक एनाबीना नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, और लेमिनेरिया जो है आयोडीन के रूप में, श्रृंगार प्रसाधन, शैम्पू, जूतों की पॉलिश, तो ये ड्रेस लगाएंगे तो केराड्रस, तो ये केराड्रस हो गया। अब एक है क्लोरेला। क्लोरेला जो है इसका प्रयोग किस रूप में करते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री अपने साथ भी इसको ले जाते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री, इसमें काफ़ी प्रोटीन भी पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण करता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। तो प्रतिजैविक के रूप में क्लोरेला का प्रयोग करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरेला का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट है फंगी यानी कवक जो है, कवक को प्रारंभ कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कवक किस समूह के अंतर्गत आते हैं? इनमें स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है, तो थैलाफाइटा के अंतर्गत आते हैं। कवक में भी क्या है कि स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होते हैं, इसके शरीर को स्पष्ट रूप से आप अलग नहीं कर पाएंगे। ये जो आते हैं थैलाफाइटा समूह में आते हैं। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी या फिर कवक विज्ञान कहा जाता है। कवकों की संरचना किस प्रकार की होती है? जो कवक है हरित लवक रहित, संवहन उत्तक रहित तथा केंद्रक युक्त होते हैं, यानी कवक में हरित लवक नहीं होता है,
संवहन उत्तक नहीं होता है, साथ में केंद्रक होता है। ध्यान रखिए, कवक के साथ क्या है मामला, इसमें हरित लवक नहीं होता है, न ही संवहन उत्तक होता है। संवहन उत्तक कौन होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जो है कवक में नहीं पाया जाता है, तो और साथ में हरित लवक भी नहीं होता है, संवहन उत्तक रहित होता है। इसमें कवक में क्या होता है, केंद्रक युक्त होता है, तो कवक में केंद्रक होता है। कवकों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की बनी होती है। कवक सदैव किस प्रकार पोषित होता है, तो परपोषित। और ध्यान रखिए, कवक में हरित लवक नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ से करेगा, तो हरित लवक भी नहीं है, न ही संवहन उत्तक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए संवहन उत्तक रहना आवश्यक है, ताकि नीचे से जो है जमीन से जो है जल, ये सब जो भी है खनिज लवण ये सब प्राप्त कर सके। तो ये संवहन उत्तक नहीं है, न ही हरित लवक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे, क्योंकि तो ये क्या हो जाएगा, परपोषित हो जाएगा, हेट्रोट्रोपिक होता है। और जो स्वपोषित होता है वो ऑटोट्रोपिक होता है। नेक्स्ट देखिए, कवकों में प्रजनन किस प्रकार होता है। जो कवक है, कवक में प्रजनन किस प्रकार होता है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्धी और दूसरा है लैंगिक अलैंगिक। यानी कवक में जो प्रजनन होगा 3 प्रकार से, वर्धी, लैंगिक, अलैंगिक, ये तीनों ध्यान रखिएगा। कवक में जो आपका प्रजनन होगा 3 प्रकार से, वर्धी, लैंगिक, अलैंगिक। अगला है राइजोपस, मशरूम, एस्परजिलस तथा डबल रोटी की फफूंद जैसे कवकों में प्रजनन किस प्रकार होता है, बीजाणुओं के द्वारा। राइजोपस, मशरूम, एस्परजिलस तथा डबल रोटी की फफूंद जैसे कवकों में प्रजनन किस प्रकार होता है, तो बीजाणुओं से इसमें जो होता है प्रजनन होता है। राइजोपस, मशरूम, एस्परजिलस तथा डबल रोटी की फफूंद जैसे कवकों में प्रजनन किस प्रकार होता है, बीजाणुओं के द्वारा। कवकों में भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है, तो ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में। ऊपर हम लोगों ने देखा था शैवाल में जो भोज्य पदार्थ होता है स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है, लेकिन कवक में जो भोज्य पदार्थ होते हैं वह ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में संग्रहित रहता है, ग्लाइकोजन एवं वसा। ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि कवकों में भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है, ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में। तो कवक में भोज्य पदार्थ रहेंगे ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में। ईस्ट, इसी को कहते हैं खमीर। ईस्ट या खमीर क्या है, तो ये कवक है। ईस्ट या खमीर क्या है, एक कवक है। ब्रेड बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो ईस्ट या खमीर का प्रयोग करते हैं। ब्रेड को बनाने में ईस्ट या खमीर का प्रयोग करते हैं, ईस्ट या खमीर। और ये ध्यान रखिएगा, कवक में जो भोज्य पदार्थ होता है ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में संग्रहित होता है, ब्रेड बनाने में खमीर का प्रयोग करते हैं। कुकुरमुत्ता, इसी को मशरूम कहते हैं, किस प्रकार का कवक है, तो कुकुरमुत्ता है, इसी को मशरूम कहते हैं। तो ये मशरूम जो है मृतोपजीवी है, यानी ये क्या है, मृतोपजीवी है, मृतोपजीवी। कुकुरमुत्ता किस प्रकार का कवक है, तो मृतोपजीवी है। अगला देखिए, खमीर किस प्रकार का जनन करता है। खमीर जो है ईस्ट जो है जनन करता है, तो ये मुकुलन के द्वारा जनन करता है, ये बंडिंग इसी को कहते हैं। तो खमीर किस प्रकार का जनन करता है, मुकुलन के द्वारा अपना प्रजनन करता है, मुकुलन के द्वारा खमीर। तो ध्यान रखिएगा, खमीर या फिर ईस्ट जो है अपना जनन मुकुलन के द्वारा करते हैं। मुकुलन में किस प्रकार की कोशिकाओं का उत्पादन होता है, असमान अनुजात कोशिकाओं का, असमान अनुजात कोशिकाओं का। असमान मतलब समान नहीं है, लेकिन अनुजात कोशिका होता है मुकुलन में। नेक्स्ट है, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है, तो ईस्ट या खमीर में। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है, ईस्ट या खमीर में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा कौन पुनरुत्पादित होता है,
तो खमीर और हाइड्रा जो है इसमें मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। तो मुकुलन के द्वारा कौन पुनर्उत्पादित होता है? तो खमीर और हाइड्रा जो है मुकुलन के द्वारा पुनर्उत्पादित होता है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव कौन है? बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव कौन है? बीजाणु को उत्पन्न करने वाला पादप जीव डबल रोटी की फफूंद बीजाणु को उत्पन्न करेंगे। ध्यान रखिएगा, बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव कौन है? तो डबल रोटी की फफूंद। डबल रोटी में जो फफूंद लग जाता है वही जो है बीजाणु को उत्पन्न करते हैं। राइजोपस किसके द्वारा प्रजनन करता है? तो बीजाणु निर्माण के द्वारा। राइजोपस किसके द्वारा प्रजनन करता है? तो बीजाणु निर्माण के द्वारा। किण्वन क्या है? तो किण्वन क्या है? शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन। किण्वन क्या है? शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन। कौन सा सूक्ष्म जीव शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है? तो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? जो एथेनॉल है इसके व्यावसायिक उत्पादन में सेकेरोमाइसिस सेरेविसी को जो है प्रयोग में लाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कवक को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद वीडियो लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ताड़ी के किण्वन में कौन सा जीव शामिल होते हैं? ताड़ी आप लोग सुने होंगे, जो खजूर और तार के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो ताड़ी के किण्वन में कौन सा जीव शामिल है? तो सेकेरोमाइसिस। ईस्ट और मशरूम क्या है? तो ईस्ट और मशरूम जो है फफूंद है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर किण्वन के लिए किस रूप में कार्य करता है? तो उत्प्रेरक के रूप में। ब्रेड बनाने में जो इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है किण्वन के लिए किस रूप में कार्य करते हैं? उत्प्रेरक के रूप में। मशरूम क्या होता है? तो मशरूम एक कवक है। मशरूम क्या होता है? कवक होता है। रस्सेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम क्या है? रस्सेदार जो सब्जी बनाते हैं वो मशरूम का जो सब्जी बनाते हैं, तो मशरूम क्या है? एक कवक है। मशरूम क्या है? एक कवक है। सेप्रोट्रोप क्या होता है? तो कुकुरमुत्ता जो है सेप्रोट्रोप होता है। सेप्रोट्रोप। नेक्स्ट है, कवक का मांसल बीजाणु धारण करने वाला तथा फलने वाला अंग क्या है? कवक का मांसल बीजाणु धारण करने वाला तथा फलने वाला अंग क्या है? कुकुरमुत्ता। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं, यानी कीड़ों के ऊपर ये निर्भर होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एंटोमोपेथोजेनिक। ऐसे कवक जो अपना भोजन बनाने के लिए, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए कीड़ों के ऊपर निर्भर रहता है उसको कहते हैं एंटोमोपेथोजेनिक। प्लाज्मोडियम किसके द्वारा जनन करता है? तो प्लाज्मोडियम जो है बहुविखंडन के द्वारा जनन करता है। प्लाज्मोडियम बहुविखंडन के द्वारा जनन करता है। एगेरिकस किस प्रकार का जीव है? एगेरिकस जो है बहुकोशिकीय जीव है। एगेरिकस किस प्रकार के जीव है? बहुकोशिकीय जीव है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि मतलब याद नहीं रह रहा है, तो ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न अधिक से अधिक पूछा जाता है और इसको आप तभी याद रख पाएंगे जब इसको 2 बार 3 बार 4 बार तक आप पढ़ेंगे, तभी जाके ये दिमाग में याद रहेगा। तो इसीलिए आप इसको 2 बार 3 बार भी देख सकते हैं या लिख करके आप इसको पढ़ सकते हैं। कौन सा कवक सबसे जहरीला होता है? तो अमीनेटा फेलोरिडस। कौन सा कवक सबसे जहरीला होता है? अमीनेटा फेलोरिडस जो है सबसे जहरीला होता है। कौन सा एक कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यात्मक सहचार्य है? कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रक्रियात्मक सहचार है? कवक मूल। इसी को कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा किसका एक सहजीवी संबंध है? कवक और पौधों के मध्य। माइकोराइजा जो है सहजीवी संबंध है कवक और पौधों के
के मध्य। माइकोराइजा किसका एक सहजीवी संबंध है? कवक और पौधों के मध्य। कवक और पौधों के मध्य जो है एक सहजीवी संबंध है माइकोराइजा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका एक मोनेरा जगत में ही लाइकेन है, तो लाइकेन को नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। यहाँ तक जो है अभी कंप्लीट हो गया है। सभी लोगों को धन्यवाद। आप लोग वीडियो देखते रहिए, अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।